नमस्कार, राज्यसभा टेलीविजन के कार्यक्रम मीडिया मंथन में आपका स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। मीडिया मंथन के आज के अंक में हम बात करेंगे पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन के सवाल और मीडिया कवरेज। उधर पेरिस में क्लाइमेट चेंज पर वैश्विक जमावड़ा चल रहा है। अपने देश से भी सरकारी गैर सरकारी क्षेत्र के सैकड़ों लोग वहां डेरा डाले हैं। वहां से कुछ नए संकल्प, नए वायदों की उम्मीद की जा रही है। इधर देश के सबसे पुराने शहर चेन्नई में गली गली पानी, गले गले पानी वाली स्थिति पैदा हो गई है। खतरे में है पूरा शहर। इस तरह के अलार्म अपने यहाँ अनेक बार बजे हैं, कभी लेह में, कभी उत्तराखंड की केदारनाथ घाटी में, तो कभी भरे पूरे मुंबई में। राजधानी दिल्ली और पूरा एनसीआर जानलेवा प्रदूषण में वैश्विक रिकॉर्ड बना रहा है। हालात दिन ब दिन खराब हो रहे हैं। कहीं नदियां सूख रही हैं तो कहीं नदियां उफन रही हैं, कहीं बाढ़ है तो कहीं भारी सूखा। मसलन इस वक्त भी जब चेन्नई में जल सैलाब से तबाही मची है, देश के 614 में 302 जिले सूखे की चपेट में बताए जाते हैं। जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण के विनाश, खासकर बढ़ते प्रदूषण के चलते सांस की जानलेवा तकलीफ और कैंसर जैसी बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं, ऐसा वैज्ञानिक कहते हैं। सवाल उठता है, हम कैसा देश बना रहे हैं, कैसा देश बनाना चाहते हैं, इसका कैसा विकास चाहते हैं। विभिन्न मंचों पर विकास बनाम पर्यावरण की बहस अक्सर सुनी जाती है, मानो ये दोनों एक दूसरे के शत्रु हों। संसाधनों के इस्तेमाल और उनके नियमन नियंत्रण के नाम पर लोगों की जान ली जा रही है। क्या हमारी चुनावी मजबूरियों ने हमें इतना अभिशप्त कर दिया है कि कुछ लोगों के मुनाफे में हमने आम जन समाज, पूरी मनुष्यता और सभ्यता के हितों के सवाल को नजरअंदाज कर दिया? क्या पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से जुड़े सवाल हमारे समाज के बड़े विमर्श का हिस्सा बन पा रहे हैं? आम लोग क्यों नहीं इस सवाल को लेकर अपनी पहल पर खड़े हो पा रहे हैं? क्या इन सवालों को भारतीय मीडिया में अपेक्षित महत्व मिल पा रहा है? मीडिया मंथन के आज के अंक में हम इसी विषय को उठाएंगे। हम कोशिश करेंगे कि पेरिस में जो सम्मेलन चल रहा है वहां भी किसी भारतीय पत्रकार से बातचीत करें। हमारे साथ आज की इस चर्चा में भाग ले रहे हैं जाने माने वैज्ञानिक गौहर रजा साहब। हमारे साथ हैं दिनेश सी शर्मा साहब, वरिष्ठ पत्रकार हैं, लंबे समय तक पर्यावरण और विज्ञान के विषयों पर लिखते रहे हैं। हमारे साथ हैं अनुपम श्रीवास्तव, सीएसई के असिस्टेंट डायरेक्टर हैं। हमारे साथ हैं प्रिया पिल्लई, जानी मानी पर्यावरण कार्यकर्ता हैं। आप सभी लोगों का इस डिस्कशन में स्वागत है, इस चर्चा में स्वागत है। शुरुआत दिनेश हम आपसे करेंगे। हम ये समझना चाहते हैं कि ठीक है, पूरी दुनिया में जब कभी सम्मेलन होता है, जब कभी इस तरह के इश्यूज़ पर डिप्लोमेटिक फोरम्स पर या इंटरनेशनल अन्य मंचों पर बातचीत होती है, देश में जब कभी होती है, तो मीडिया में एक उफान सा आ जाता है। कुछ दिन तक लगातार मीडिया में इस तरह की चर्चा होती है। लेकिन क्या आप समझते हैं कि भारतीय मीडिया पर्यावरण के सवाल को, जलवायु परिवर्तन के सवाल को और कुल मिलाकर उससे जुड़े विकास के सवाल को जिस तरह कवर करता है? आप एक जर्नलिस्ट के रूप में लंबे समय तक आपने काम किया और आज भी काम कर रहे हैं, कैसे आप देखते हैं मीडिया के पूरे अप्रोच को इस बारे में? नहीं, मैं समझता हूँ अगर हम पिछले 2-3 दशकों से पर्यावरण का जो कवरेज हो रहा है भारतीय मीडिया में, उसको दृष्टिगत रखते हुए बात करें तो लगेगा कि काफ़ी परिवर्तन हुआ है। निश्चित रूप से हमारे अखबारों में, टेलीविज़न चैनल्स पे और दूसरे माध्यम जो हमारे मास कम्युनिकेशन के हैं, उनमें पर्यावरण का विषय अच्छी तरह से कवर किया जा रहा है। और जैसा कि आपने कहा कि जब कुछ ऐसी घटना होती है, जैसे अभी क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है पेरिस में, या चेन्नई में जो हो रहा है, या कश्मीर में हो रहा है, तो उन सब का कवरेज अच्छी तरह से हो रहा है। लेकिन हम सिर्फ संख्या की बात नहीं करें, निश्चित रूप से कॉलम सेंटीमीटर के तौर पर हम देखें तो संख्या और पर्यावरण का जो स्थान है हमारे भारतीय मीडिया में निश्चित रूप से बड़ा है। लेकिन कहीं न कहीं मुझे लगता है कि क्वालिटी, गुणवत्ता की कमी रहती है। और दूसरी बात यह है कि जो हम एक स्पॉट सेंट्रिक हो जाते हैं, जैसे कि अभी ये घटना हो रही है तो उस पर सारा ध्यान केंद्रित है। लेकिन दिनेश, क्या आपको नहीं लगता कि हम कश्मीर की बाढ़ का तो भूल ही गए जिक्र करना अपने इंट्रोडक्शन में, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि आमतौर पे जो मीडिया में, अंग्रेजी मीडिया में तो कवरेज बढ़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं। हिंदी मीडिया में बहुत कम है और चैनलों में जिनकी पहुंच बहुत ज़्यादा है लोगों तक, उनमें तो बिल्कुल ही कम है। लेकिन जो कवरेज हो भी रहा है मीडिया में, अंग्रेजी मीडिया में भी, क्या आपको नहीं लगता कि वो मिनिस्ट्री या सरकारी विभाग या इस तरह के जो बयानात हैं, सेमिनार हैं, बड़े बड़े भव्य सेमिनार, वहाँ तक केंद्रित हैं, उस सेंट्रिक
आई मीन जैसे वहीं पर सेंट्रिक है बिल्कुल, जो दिल्ली के अखबारों में या जो राज्यों के राजधानी ये मैं जानकारी के लिए पूछ रहा वहाँ हूँ, के अपने अखबारों दर्शकों में की। बिल्कुल एक मिनिस्ट्री सेंट्रिक अप्रोच है। अगर एक एनवायरनमेंट बीट है तो उस बीट के रिपोर्टर का दायित्व ये होता है कि वो मिनिस्ट्री को कवर करे, न कि पर्यावरण को एक विषय के रूप में, क्योंकि विषय बहुत बड़ा है। उसका संबंध जल से है, उसका संबंध प्रदूषण से है, उसका संबंध लोगों के, जैसा कि आपने कहा, विकास से है। तो वो जो लिंक्स है वो डे टू डे रिपोर्टिंग में नहीं आ पाते, क्योंकि हम एक मिनिस्ट्री सेंट्रिक हैं या एक इवेंट सेंट्रिक रिपोर्टिंग हो रही है उस पे। और क्योंकि मैं गुणवत्ता, यही बात गौहराज साहब आपसे जानना चाहता हूं, आप कैसे देखते हैं एक वैज्ञानिक के तौर पे कि भारतीय जनमानस में जो पर्यावरण जलवायु परिवर्तन के मुद्दे, उनके अपने मुद्दे बनने चाहिए, क्योंकि वाकई वो उनके मुद्दे हैं, लेकिन जो नहीं बन पा रहे हैं, इसमें अगर मीडिया का कॉन्टेक्स्ट हम लेना चाहें तो आप कैसे इसको समराइज करते हैं? मैं इस तरह से देखता हूँ कि हमारे देश में मीडिया साइंस ही बहुत कम कवर करता है। उसके लिए मीडिया में जगह बहुत कम है, और उसमें भी एक विषय जिसकी हम बात कर रहे हैं, जलवायु प्रदूषण वगैरह, इसको और भी कम जगह मिलती है। ये बात सही है कि पिछले 2-3 दशकों में इसके लिए जगह बढ़ी है, लेकिन वो साइंस के लिए जगह बढ़ी है ऐसा नहीं दिखाई दे रहा। तो जिसका मतलब ये है कि और साइंस के विषयों को हटा करके अब हमारा जो पर्यावरण का सवाल है वो सामने आ रहा है। लेकिन एक बातें मुझे कहनी है। शुरुआत के पीरियड में पूरी दुनिया में जो जिम्मेदार ठहराया गया वो फैक्ट्रीज़ को ठहराया गया। पहला जो अटैक था, जो फोकस था पूरा, कि पर्यावरण के प्रदूषण के लिए फैक्ट्रीज जिम्मेदार हैं। फिर उसके बाद आ गया कि साहब आम आदमी जिम्मेदार है, यानी जो लकड़ी जला रहा है वो भी जिम्मेदार है, जो हाथ ताप रहा है वो भी जिम्मेदार है, जो खेत में आग लगा रहा है वो भी जिम्मेदार है, जो प्लास्टिक फेंक रहा है वो भी जिम्मेदार है। तो हमने एक तरफ से उठा करके एकदम फोकस को शिफ्ट कर दिया। अब जो फोकस आ रहा है वो ये है कि देश जिम्मेदार हैं पूरे के पूरे, उन देशों में आपस में खींचातानी है। ये शिफ्ट जो है वो आती रही हैं। लेकिन मुझे कुछ चीज़ें कहनी हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट मेरे नज़रिए से हैं, जो मिसिंग है पूरे उसमें से। यानी अगर एक आम आदमी जिम्मेदार है तो वो किस तरह से लड़ाई लड़ेगा? अगर देश जिम्मेदार है तो उसका क्या महत्व है? ये चीज़ें हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ एक चीज़ से शिफ्ट होकर दूसरी चीज़ पे और दूसरी से तीसरी पे जा रहे हैं। जी, रजा साहब हम आपके पास फिर आएंगे, लेकिन प्रिया पिल्लई, जो गौहर साहब कह रहे हैं, बहुत सारे जो एस्पेक्ट्स, बहुत सारे जो पहलू उठा रहे हैं, आपने उन क्षेत्रों में ज़्यादा काम किया है जहाँ माइनिंग है, जहाँ विकास के लिए धरती को बहुत नीचे तक खोदा जा रहा है, जंगल जहाँ नष्ट हो रहे हैं, बहुत सारे सवालात हैं, आदिवासियों के सवाल हैं, आम लोगों के सवाल हैं, और आप लोगों के भी सवाल हैं। हमारा जो मीडिया है, खासकर क्योंकि मीडिया में जाहिर है बड़ी पूंजी लगी है, इस पूरे कंट्रास्ट को कैसे देखते हैं? जो कवरेज जो मीडिया में आता है, क्या उसमें जो ये पहलू कितना इफेक्ट करता है पर्यावरण जलवायु परिवर्तन के सही पर्सपेक्टिव को प्रेजेंट करने में, जिसकी चर्चा गौहर साहब कह रहे हैं? नहीं, तो बेसिकली इसमें बहुत ज़रूरी है कि हम इसके पॉलिटिक्स में जाएं। सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन और वायलेशन एनवायरनमेंट का कौन करता है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और अगर आप मीडिया को देखें, क्योंकि ये मीडिया के ऊपर चर्चा है, मीडिया का सबसे ज़्यादा इनकम किस स्रोत से आता है ये भी हमको देखना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा विज्ञापन कौन देता है मीडिया को, ये हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम इस चीज़ को नहीं समझेंगे तब तक हम ये नहीं समझेंगे कि कहीं ना कहीं मीडिया पे दबाव है कहीं, और उस दबाव को जब तक हम नहीं समझेंगे, इस पॉलिटिक्स को नहीं समझेंगे कि क्यों नहीं कवरेज हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो डेफिनेटली मतलब हिस्टोरिकली देखें तो शायद इम्प्रूव हुआ है कवरेज, लेकिन आज के डेट में हमको पता है, मतलब आप वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं, शर्मा जी हैं, सब लोग हैं यहाँ पे, हमको आज के डेट में पता है कि रीडरशिप को इम्पोर्टेंस दी जाती है एडिटोरियल रूम्स में जब खबर छपने की बात आती है, या विज्ञापन को दिया जाता है। ये तो सबको पता है कि किस चीज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। वो तो देश के सबसे बड़े अखबार के प्रबंध निदेशक ने एक बार कहा कि हम खबर नहीं विज्ञापन के धंधे में हैं। हाँ, तो वही चीज़ है। तो और कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि इस चीज़ को अगर हम देखेंगे तो महान में जो हमारा काम रहा है, वहाँ पे वो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस रहा है।
कि किस तरह से जो है आप शुरुआती दौर में कभी मीडिया का इंटरेस्ट ही नहीं रहा उस मुद्दे को देखने के लिए, वहाँ के वायलेशंस को के बारे में लिखने के लिए। हालांकि लेटर ऑन बहुत सपोर्ट मिला, लेकिन जो शुरुआती दौर में, इसी तरह आज देश में मैं आपको गिना सकती हूँ, इतने सारे ग्राउंड फाइट्स हैं इस देश में, चाहे वो कन्हर में बांध के खिलाफ हो रहा हो या कचनी में जहाँ पे एक और थर्मल पावर प्लांट आ रहा है, इसके बारे में कोई लिख नहीं रहा है, कोई सुन नहीं रहा है, वहाँ पे क्या हो रहा है ये कोई जानने की कोशिश नहीं कर रहा है। लेकिन आपने स्वयं कहा कि बाद में आपको कवरेज मिला उन प्रोजेक्ट्स पर, जो भी लड़ाइयाँ थी या आम जनता की आवाजें थी, उनको कवरेज मिला। इसका मतलब मीडिया को एक लाठी से नहीं हाँका जा सकता। नहीं, पूरी तरह से मैं वैसे नहीं आंक रही हूँ, लेकिन मैं ये भी जरूर बोलना चाहूंगी एकदम पूरी तरह से अपने ग्राउंड एक्सपीरियंस से कि आप देखेंगे कि महान में जिस तरह की चीजें हमने देखी, आज भी हमको पता है जो ग्राउंड जीरो से ऑथेंटिक रिपोर्ट आपको भेजेगा, जो स्ट्रिंगर है, उसको आप उसका जो है एक माह का वेतन क्या है, जो आपको सबसे पुख्ता खबर ग्राउंड से भेजेगा, उसको आप उसका रेम्यूनरेशन क्या है मीडिया में, वो ये दिखाता है कि आप रिसोर्स कहाँ पे प्रायोरिटाइज करते हो एज अ मीडिया हाउस, है ना। तो ये सब चीजों पे भी बहस होनी चाहिए। ये दर्शाता है कि मीडिया का पॉलिटिक्स जो है वो लिंक्ड है बहुत सारी चीजों से, और वो पॉलिटिक्स को हमको समझना ही पड़ेगा। अनुपम, ये जो डेवलपमेंट बनाम पर्यावरण की पूरी बहस है, चाहे वो मीडिया में हो या बाहर हो, आई मीन एज ए पर्यावरणविद आप कैसे इसको देखते हैं, और मीडिया को इस विमर्श को अगर पलटना चाहिए तो वो पर्सपेक्टिव क्या है जो लैग कर रहा है मीडिया आपके हिसाब से? सबसे पहले, या अगर आ रहा है वो पर्सपेक्टिव तो उस पर भी आप बात कर सकते हैं। मैं सबसे पहले प्रिया जी की बात पर एक टिप्पणी करना चाहूँगा। देखिए, मैं एक पूर्व पत्रकार हूँ, मैं टाइम्स ऑफ इंडिया में पत्रकार रह चुका हूँ, और उसके बाद मैंने डेवलपमेंट एजेंसीज़ में मैंने काम किया। अभी मैं CSE के लिए मैं मीडिया का काम करता हूँ। तो मेरा काम है कि जो टॉपिकल इश्यूज़ हैं, एनवायरनमेंट के इश्यूज़ हैं, उनको मीडिया तक पहुंचाना। और मैंने यहाँ तक देखा है, और स्ट्रैटेजी भी यही रही है कि अगर हमारी कोई बात नहीं ठीक से, कुछ कभी कभी बहुत अच्छा मीडिया रिस्पांस देता है, कभी कभी नहीं देता है, तो अगर मीडिया से रिस्पांस नहीं मिलता है तो हम वापस जाकर देखते हैं कि हमने अपने काम में, हमारे काम में क्या कमी रही, या हम किस तरह से चूके, या क्योंकि जो हम इश्यूज़ लेके जाते हैं वो एक से बढ़कर एक बहुत इम्पोर्टेंट इशू। अनुपम, मुझे बिल्कुल माफ कीजिएगा, हम फिर आपके पास आएंगे। हमारे साथ अभी पेरिस से NDTV के वरिष्ठ पत्रकार हृदय जोशी भी जुड़े हैं। हम बहुत देर से कोशिश कर रहे थे उनसे संपर्क करने की। हृदय, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि वहाँ इतना बड़ा सम्मेलन है और भारत से भी सरकारी गैर सरकारी क्षेत्रों के सैकड़ों लोग वहाँ हैं, लेकिन ये जो वहाँ की चर्चा है, जो पूरा विमर्श है, उसमें से भारत के हिस्से में, अगर हम कहें, या भारत जैसे जो विकासशील देश हैं उनके हिस्से में क्या आने वाला है? क्या हमारा पूरा विमर्श पर्यावरण को लेकर, हमारा जो विकास के कॉन्टेक्स्ट में जो हमारी बहस है, उसमें कोई क्वालिटेटिव या गुणात्मक कोई सोच में बदलाव क्या आपको लगता है कि बदलेगा? जी देखिए उर्मिलेश जी, भारत को लेकर यहाँ पर जो सेंटिमेंट है वो क्या है, बड़े जो अमीर देश हैं और विकसित देश हैं वो भारत पर काफ़ी नज़र रखे हुए हैं और भारत को एक विलेन की तरह प्रोजेक्ट किया जा रहा है कई मोर्चों पर। अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन कैरी ने जब ये बयान दिया था कि भारत एक चुनौती है, तो सीधे सीधे उनका मतलब था कि भारत जो गरीब देशों को और विकासशील देशों को लामबंद कर रहा है पैसे की मदद देने के लिए, और एडेप्टेशन और मिटिगेशन जिसे कहते हैं हम। एडेप्टेशन का मतलब है आम दर्शकों के लिए कि अगर समंदर के किनारे आपके लोग बसे हुए हैं और समंदर का जलस्तर बढ़ रहा है तो वहाँ से लोगों को हटा के किस तरह से ऊंची जगहों पर ले जाना है, बसाना है, या फिर वहीं पर कैसे वो जीवित रह सकते हैं, उसके लिए जो उपाय करने हैं उसके लिए पैसा मांग रहा है भारत। और मिटिगेशन का मतलब है कि साफ़ सुथरी ऊर्जा जो है उसको कैसे बनाने के लिए भी बहुत महंगा वो प्रोसेस है, तो उसके लिए टेक्नोलॉजी और पैसे की मदद चाहिए। तो भारत पर दबाव है कि वो इन सब मांगों में फाइनेंस जो है उसके लिए जिद न करे, क्योंकि इस पूरे जो खेल यहाँ पर हो रहा है पेरिस में, उसमें सबसे बड़ा पैच जो अटक रहा है वो फाइनेंस को लेकर है, पैसे को लेकर है। अमीर देश पैसा नहीं देना चाहते। जो ग्रीन फंड है उस ग्रीन फंड के लिए $100 बिलियन 2020 तक जमा करने हैं और इतना ही पैसा हर साल उसके बाद देना है, और उसमें अभी अमेरिका ने एक पाई भी नहीं दी है। भारत की इस वक्त फायदे की बात भारत के लिए यही है कि भारत अपनी पोजीशन को स्ट्रांग कर रहा है, वो अपने को असर्ट कर रहा है, उसके
उसके साथ लोग हैं, लेकिन चिंता की बात यह भी है कि चाइना जो है, चीन जो है, इस समय काफ़ी चुप है और उसके लिए वो एक चिंता का विषय भारत के लिए है, क्योंकि चीन को अगर अमेरिका अपने साथ जोड़ लेता है तो भारत की स्थिति इस समिट के ख़त्म होते होते कैसी होगी ये कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन कोशिश भारत की यही रहेगी कि वो अपनी इस असर्टिव पोजीशन को बनाए रखे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरुआत में ही इसकी टोन सेट कर दी है अपने भाषण से। और दूसरा सवाल हृदय, हम एक ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि कार्बन उत्सर्जन को लेकर डेवलपिंग कंट्रीज और डेवलप्ड कंट्रीज के बीच में जो एक वैचारिक गतिरोध है, क्या उसमें कोई नई शिफ्ट या नया जो कोई बदलाव सोच का आपको समझ में आ रहा है उस चर्चा में, या संभावित है अगले कुछ दिनों की चर्चा में? क्या वहां चर्चा है, क्या बहस है? जी देखिए, कार्बन उत्सर्जन का जहां तक मामला है, कार्बन उत्सर्जन के बारे में आंकड़े बिल्कुल साफ हैं। हिस्टोरिक इमिशंस को देखेंगे अगर ऐतिहासिक रूप से, तो अभी जितना भी पर्यावरण में कार्बन जमा हुआ है वो सारा कार्बन या तो अमेरिका का है या फिर यूरोपीय देशों का है। 50% शेयर इनका है, यानी बहुत बड़े लेवल पर जो कार्बन उत्सर्जन हुआ है वो यूरोपीय देशों ने या अमेरिका ने किया है। भारत का शेयर कार्बन उत्सर्जन में अभी भी बहुत कम है। उसे भले ही कहा जाता है कि वो चाइना और अमेरिका के बाद आज तीसरा सबसे बड़ा एमिटर है, लेकिन उसका इमिशन का जो शेयर है वो बहुत कम है, नेग्लिजिबल है इसके मुकाबले। और अगर आप देखें कि भारत जितना इमिशन कर रहा है, अफ्रीकी देश मिला के उतना इमिशन कर रहे हैं, सारे अफ्रीकन कंट्रीज़। तो यानी यूरोपियन और अमेरिकन जो हैं वो सबसे ज़्यादा जिम्मेदार हैं इस वक्त इस ग्लोबल वार्मिंग के लिए। और इसीलिए ये मांग उठ रही है कि अगर आप हमसे कह रहे हैं कि बचे हुए जो कार्बन स्पेस में आप जो है कोशिश कीजिए कि उसमें आप कम से कम जगह पाएं, तो फिर हमें क्लीन एनर्जी पाथ पर जाना होगा, लो कार्बन पाथ पर जाना होगा। और उसके लिए हमें बहुत सारी टेक्नोलॉजी चाहिए, बहुत सारा पैसा चाहिए। भारत पहले ही कह चुका है कि वो 1,75,000 मेगावाट यानी 175 गीगावाट जो है, 40% उसके एनर्जी शेयर आने वाले दिनों में वो सोलर से होगा। तो इसके लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। तो आखिरकार फिर बात फाइनेंस में ही आ जाती है, और ये देखना होगा कि क्या अमेरिका इसके लिए इसमें या अमीर देश इसमें मदद करते हैं। हृदय, आप हमारे साथ बने रहेंगे, हम आपसे फिर बातचीत करेंगे एक अंतराल के बाद। लेकिन अनुपम, दिल्ली राजधानी है, इसके बगल में बहुत सारी बस्तियां बसी हैं जो उत्तर प्रदेश में है, जो हरियाणा में है, जिसको एनसीआर हम कहते हैं जी। इतना भारी पोल्यूशन, इतना भयानक प्रदूषण है, लोग कहते हैं कि विश्व रिकॉर्ड वो टच कर रहा है, या हो सकता है उसको लांघ चुका हो। बहुत सारा रियल एस्टेट में बड़ी पूंजी आई है और अंधाधुंध काम हो रहा है। कहीं बालू उड़ रहा है, कहीं सीमेंट उड़ रहा है, कहीं लोहे की कटनी हो रही है, वगैरह वगैरह। तो ये जो खबरें हैं थर्ड पेज पर तो पहले छपा करती थी, आजकल थर्ड पेज फैशन और दूसरे विषयों ने ले लिया है, लेकिन बीच के किसी पेज पर बाई चांस छप जाती हैं खबरें। लेकिन एक मुकम्मल जो एक कवरेज होना चाहिए, जो आवाज़ लोगों की उसमें उभरनी चाहिए, वो कहाँ है? जी, मुझे लगता है कि एनवायरनमेंट कुछ सालों में मैंने देखा है काफ़ी प्रोमिनेंट बड़ा इशू बन गया है अखबारों का। और मुझे लगता है जैसे CSE है या और एजेंसीज़ हैं जो इस विषय पे काम करती हैं, जब तक हम लोग फैक्ट्स लेकर, रिसर्च लेकर, ऐसा क्रेडिबल मटेरियल लेके नहीं जाएंगे, आंकड़े नहीं लेके जाएंगे, लोगों के जीवन पे इसका क्या प्रभाव पड़ा है, जब तक हम ये लेकर नहीं जाएंगे तब तक अखबार खुद रिसर्च नहीं करेगा जी। तो अगर हम लेकर जाएंगे तो ये खबर बनेगी, वरना ये नहीं तो बनेगी। कहीं मीडिया की तरफ से आपको लगता है कि इनिशिएटिव की कमी है? नहीं, मुझे लगता है कि मीडिया ने ज़्यादा से ज़्यादा अब बढ़ने लगी है कवरेज मीडिया में एनवायरनमेंट की। बहुत सारे फ्रंट पेज न्यूज़ आती है एनवायरनमेंट के बारे में। हम एक छोटा अंतराल अभी लेते हैं और अंतराल के बाद जब लौटेंगे तो आप सभी लोगों से और कोशिश करेंगे हृदय जोशी से भी संपर्क करने की इस मुद्दे पर। एक अंतराल। अंतराल से पहले हम मीडिया मंथन की आज की चर्चा में बहुत सारे इश्यूज पर बात कर रहे थे, खासकर कि मीडिया कैसे पर्यावरण के मुद्दों को उस सुसंगत ढंग से पूरी पूर्णता के साथ क्यों नहीं कवर करता है जो लोगों की आवाज़ बन सके। पेरिस से हृदय जोशी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हृदय, मैं ये समझना चाहता हूँ कि आपको दुनिया के अन्य मुल्क, खासकर यूरोपियन जो देश हैं, विकसित देश हैं, उनके यहाँ का मीडिया पर्यावरण को जिस नज़रिए से देखता है, जलवायु परिवर्तन को जिस ढंग से महसूस करता है, और हमारे विकासशील देशों, खासकर भारत जैसे देश के मीडिया का जो अप्रोच है, उसमें क्या फ़र्क आपको नज़र आता है, खासकर पेरिस में जब आप डे टू डे लोगों से वहाँ बात कर रहे हैं और दोनों क्षेत्रों के मीडिया को भी आप कंपेयर कर रहे हैं?
देखिए उर्मिलेश जी, एक बुनियादी फर्क ये है कि हम अपने देश में मीडिया की इस बात के लिए आलोचना कर सकते हैं कि वो पर्यावरण के मुद्दे को बहुत ज्यादा तरजीह नहीं देता, लेकिन हमारे देश में एक बेहतर बात यह है कि जहां भी पर्यावरण से जुड़े नुकसान हो रहे हैं, जितनी भी उसकी चाहे मैग्नीट्यूड कम हो, लेकिन जो कवरेज होती है वो मैंने पिछले कई सालों में पर्यावरण कवर करते हुए देखा है, उसकी लाइन जो होती है वो जनोन्मुखी होती है, उसमें पीपल्स इंटरेस्ट ज्यादा होता है। मिसाल के तौर पर अगर सारंडा फॉरेस्ट को में चिड़िया माइंस को खोला जा रहा है तो वहां पर हम लोग क्रिटिकल होते हैं कि बहुत घना जंगल जो है वो बर्बाद हो रहा है, आदिवासी विस्थापित हो रहे हैं। और अगर पोल्यूशन की बात है तो उस पर भी हम बहुत क्रिटिकल स्टैंड लेते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब आप पेरिस में खड़े हैं तो आप देखते हैं कि विदेशी मीडिया का इतना डबल स्टैंडर्ड है कि वो ईस्टर्न कंट्रीज की हमेशा इस बात के लिए आलोचना करता है कि वो पोल्यूट कर रहे हैं, लेकिन आज देखिए न्यूयॉर्क टाइम्स किस तरह से रिपोर्ट कर रहा है। उनके लोग पूरी तरह से अमेरिका के साथ खड़े हो गए हैं और अपने देश को ये नहीं बता रहे हैं कि आपने इतना प्रदूषण अभी तक कर दिया है तो अब आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए। तो इस मामले में कई बार हम अपनी सरकारों के लिए क्रिटिकल हैं। मैं खुद यहाँ से रिपोर्ट कर रहा हूँ कि भारत कोयले के इस्तेमाल की बात कर रहा है, लेकिन एक स्तर पर आकर भारत को कोयले के इस्तेमाल को रोकना होगा, क्योंकि वो कोयला जो है घने जंगलों में है, रिवर कैचमेंट एरिया में है। तो हमें अगर पर्यावरण को बचाना है, अपने जी। ओरिजिनल ट्राइबल्स को बचाना है, तो ये एक बहुत बड़ा है विदेशी मीडिया का मायूस करने वाला हिस्सा है कि वो डबल स्टैंडर्ड है हमारे लिए और अपने देश के लिए उनका। हृदय, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। हम आपसे भविष्य में भी बात करते रहेंगे इस मुद्दे पर। गौहर रजा साहब, जो अभी हृदय कह रहे हैं, जो स्वयं पेरिस में मौजूद हैं उस सम्मेलन में, कि एक जो एटीट्यूड के स्तर पर अगर देखा जाए, एक सोच के स्तर पर अगर देखा जाए, तो विकसित देशों के मीडिया की ऐसा लगता है कि सारी तोहमत वो विकासशील देशों पर लगाते हैं, खासकर उन देशों पर लगाते हैं जहां विकास की एक छटपटाहट है, विकास की हमारी परिभाषा, विकास के हमारे दर्शन, उसमें खोट हो सकती है। लेकिन जाहिर है अपनी आबादी के लिए हमें कुछ और करना है, और ये जो अप्रोच उनका है कि सारी जो समस्या की जड़ है वो विकासशील देश हैं, ये जो अप्रोच वो बता रहे हैं, आप कैसे देखते हैं एक वैज्ञानिक के रूप में? एक सुसंगत नजरिया क्या होना चाहिए हम लोगों का? भाई, पहली जो एसिड की बारिश रिपोर्ट की गई थी वो किसी विकासशील देश से नहीं की गई थी। जो पर्यावरण का बहुत बुरा हाल हुआ है वो पहले जो विकसित देश हैं उनमें हुआ है। लगभग 250-300 साल से लगातार उन्होंने जिन देशों को हम आज विकासशील देश कहते हैं उनको रौंदा है पूरी तरह से। हमारे सारे जंगल काट के लकड़ी ले गए, जगह जगह प्लंडरिंग की, लगभग 250 साल तक जिस तरह से लूट मचाई है उन देशों ने जिन्हें हम विकसित देश कहते हैं। अब सवाल ये है कि गरीब और पिछड़े वो देश जब आगे आने की कोशिश कर रहे हैं तो उनको एक डंडा बड़ा सा दिखाया जा रहा है कि तुम पर्यावरण के डंडे से हम तुम्हें इतना पीटेंगे कि तुम वहीं वापस चले जाओ जहाँ थे। सवाल ये है कि दुनिया के साइंटिस्ट कह रहे हैं और उन्होंने अपना काम कर दिया है कि बहुत बड़ा खतरा इस धरती के ऊपर, ग्लोब के ऊपर मंडरा रहा है। अब इस मंडराते हुए खतरे का ज़्यादा बड़ा जिम्मेदार वो है जिसने ज़्यादा प्लंडरिंग की है। जी जी। दूसरे लेवल के ऊपर जो सवाल अभी उठाया था वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कौन कर रहा है आज की डेट में सबसे ज़्यादा कार्बन फुटप्रिंट को, कौन बढ़ा रहा है? जी जी। क्या मल्टीनेशनल्स बढ़ा रहे हैं? क्या हमारा किसान बढ़ा रहा है? क्या हमारे ट्राइबल्स बढ़ा रहे हैं? क्या हमारा आम आदमी बढ़ा रहा है? या विकसित देशों से निकले हुए आज भी लूटने वाले बहुराष्ट्र कंपनियां कर रही हैं? दिनेश जी, यही सवाल हम आपके से समझना चाहेंगे कि कार्बन उत्सर्जन को, जो भी बहस है उसको लेकर कि भाई विकासशील देश ज़्यादा वो कर रहे हैं, हमने कंट्रोल किया है, ये कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, क्या इसके दबाव में, और जाहिर है मीडिया की कवरेज और मीडिया की खबरें या मीडिया के व्याख्याओं के दबाव में कई बार होता यह है कि हम ऐसी नीतियों को अख्तियार करते हैं कि भाई हमें परमाणु ऊर्जा की तरफ बढ़ना है, हमें ऐसे वो काम करने हैं जो जिससे कि डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं, जिनसे हमें पैसा मिलता है, जिनसे हमें पूंजी मिलती है, जिससे हमें टेक्नोलॉजी मिलती है, हम उनको खुश रखें। ये जो दबाव है, इसके बारे में मीडिया के अप्रोच और नज़रिए में आपको क्या ऐसा लगता है जिस पर बहस ज़रूरी है? निश्चित रूप से जिस तरह से हम पर्यावरण कवर करते हैं उससे एक पब्लिक ओपिनियन बनता है। जैसे अगर हम दिल्ली का उदाहरण लें तो एयर पोल्यूशन की इतनी बात हो रही है तो एक पब्लिक ओपिनियन बना है और उसके दबाव में शायद पॉलिसी मेजर्स भी लिए जाएं। तो ज़रूरी है कि जो पर्यावरण का कवरेज हो रहा है वो सही और बैलेंस्ड हो और
आंकड़ों पर और वैज्ञानिक शोध को सही तरह से समझने पर आधारित हो। कहीं हम ये भी न करने लगें कि हमारा कवरेज सेंसेशनल और अलार्मिस्ट भी हो जाए, और कई बार ऐसा होता है। नहीं, हमारा एक साफ, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है, कि बिल्कुल साफ साफ अगर मैं आपसे सवाल करूं कि बहुत सारी स्थितियां ऐसी नज़र आती हैं जब एनालिसिस में, विचारों में, कवरेज में ऐसा लगता है कि कोई न्यूक्लियर लॉबी काम कर रही है, कहीं कोई लॉबी काम कर रही है, किसी इंटरनेशनल बहुत सारी फोर्सेज ऑपरेट कर रही हैं। हम उसकी बात पूछ रहे हैं आपसे, क्या ये दो तरफा जो दबाव है उसके बीच में एक सही रास्ता चुनना बहुत डिफिकल्ट काम है? अगर है तो उसको कैसे किया जाए? नहीं, कई तरह की लॉबीज ज़रूर काम कर रही है। अगर हम पॉल्यूशन को ही लें तो एक मोटर लॉबी काम कर रही है, और दूसरे हम इंडस्ट्रियल एक्टिविटी लें तो वो भी लॉबीज काम कर रही है। तो अगर जब तक हमारे पास ऐसे पत्रकार नहीं होंगे जो इन सब के जो इंटरलिंकेज जैसे वो नहीं समझ पाएंगे और उनमें कुछ एक विशेषज्ञता डेवलप नहीं होगी, तब तक हम लॉबीज के दबाव में ही काम कर पाएंगे। तो उससे हमें समझना होगा। अनुपम, आई एम सॉरी, बहुत कम समय है कि ये पर्यावरण विनाश और विकास के बीच का जो एक बहस है कि भाई विकास हम ऐसा करें कि पर्यावरण का विनाश ना हो, लेकिन आखिर वो कैसा विकास हो और पर्यावरण कैसे सुरक्षित रहे, ये जो बहस है मीडिया में या शासन में, गवर्नेंस की डिफरेंट एजेंसीज के बीच में, एनजीओज में, क्या उसको लगता है कि हमें और इसको ऐसे मुकाम पर पहुंचाना जरूरी है जहां अब तक हम नहीं पहुंचे हैं? जी, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए अभी जैसा हम जानते हैं हमारे देश का एक हिस्सा है जिसके पास बहुत ज़्यादा है और जो तरह तरह से उसको अपने पैसे को खर्च करता है और तरह तरह की चीज़ें का इस्तेमाल करता है जो उनकी ज़रूरत की भी नहीं है। तो जैसा ही, और ये वही मॉडल हम लोग फॉलो कर रहे हैं जो अमीर देशों ने किया है। एक हमारा तबका ऐसा है, दूसरा है जो अभी अपने बेसिक स्तर पर भी नहीं पहुंच पाया है। बहुत सारे लोग हैं जो गरीब क्षेत्रों में रहते हैं जहां पर पावर प्लांट बनाए जाते हैं, जहां माइनिंग की जाती है, जिनके वहाँ पावर जनरेट होती है बट वो बिजली शहरों में जाती है, उनके पास नहीं आती है, उनके बस खेत छीने जाते हैं, उनके वहाँ माइनिंग की जाती है। तो उनकी तरफ भी देखना बहुत ज़रूरी है। प्रिया, ये पर्यावरण के और जलवायु परिवर्तन के बारे में एक पूरी समझ का जो निर्माण है, क्या आपको लगता है, जैसा हम सब लोगों को भी इस बारे में अलग अलग सोच है, कि एक रिचुअलिस्टिक, एक कर्मकांडी सोच उभरती है कि भाई ठीक है, कुछ हो रहा है तो हम कूद जाते हैं, लेकिन जब नीति निर्धारण की प्रक्रिया चलती है सरकारों की या गवर्नेंस से जुड़ी एजेंसीज की, उस वक्त मीडिया का इंटरवेंशन सही नहीं होता है। जैसे कश्मीर की बाढ़ का इशू है, इतने सालों से वहाँ की वाटर बॉडीज खत्म हो रही थी, वहाँ की झीलों का रखरखाव नहीं हो रहा था, लेकिन अचानक जब विध्वंस आया तो हम शुरू कर दिए, लेकिन फिर हम चुप हो गए। तो क्या ये अप्रोच कैसे आप देखते हैं? नहीं, ये अप्रोच में प्रॉब्लम है क्योंकि हम मीडिया को फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी बोल रहे हैं। मीडिया का बहुत बड़ा रोल है पर्सपेक्टिव बिल्डिंग में, एजेंडा सेटिंग में, एक मेन स्ट्रीम नैरेटिव को प्रमोट करती है मीडिया। तो इस पूरे प्रक्रिया में मीडिया की बहुत जिम्मेदारी है कि वो इन डेप्थ में जाके स्टोरीज करे। इस मुद्दे को जब वो लोगों के सामने रख रही है तो उसके तह तक जाए वो। तो जब डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरनमेंट वाला डिबेट है तो हमको जाना पड़ेगा इसके तह पे कि किसका डेवलपमेंट और किस कॉस्ट पे ये डेवलपमेंट। मुझे लगता है कि ये जो आपने मुद्दा उठाया, यहीं पर हम आज की संक्षिप्त चर्चा का समापन कर सकते हैं, लेकिन समापन यहाँ हो सकता है, ये बहस समाज में जारी रहनी चाहिए, क्योंकि ये इश्यूज सिर्फ आसमान को साफ और सुंदर रखने के नहीं हैं, ये अपनी जान को साफ और सुरक्षित रखने के हैं, अपने देश और समाज को बेहतर बनाने के हैं। ये इन सवालों को मुझे लगता है कि स्टूडियो से लेकर के समाज के बीच में चर्चा का विषय बनना चाहिए। इन शब्दों के साथ आप चारों लोगों का और पेरिस से हृदय जोशी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। देखते रहिए राज्यसभा टेलीविज़न।